जब पल्स मॉड्यूलेशन सिस्टम की बात हो रही है तो पल्स मॉड्यूलेशन बेसिकली 3 तरीके का हो सकता है। वन इज पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जिसमें द एम्पलीट्यूड ऑफ द पल्स विल बी वेरिंग अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। द सेकेंड वन विल बी PWM, जिसे कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन कहा जाएगा, इन विच द विड्थ ऑफ द पल्स, जो भी हमारी पल्सेस बनेगी, द विड्थ ऑफ दैट पल्स विल बी वेरिंग अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। एंड द थर्ड वन इज पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, विच इज नोन एज PPM. इसमें द पोजीशन ऑफ द पल्स विल बी वेरिंग अकॉर्डिंग टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग। तो तीनों में एक चीज कॉमन है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का जैसे जैसे वेरी कर रहा है वैसे वैसे जो है पल्स की या तो एम्पलीट्यूड या तो विड्थ या तो पोजीशन जो है वो वेरी कर रही है। नाउ यहां हम बात करने वाले हैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन की। इस पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में जो विड्थ है पल्स की वो वेरी करेगी एज पर द वेरी, जो भी आपका कंटिन्यूस सिग्नल है वो जिस हिसाब से वेरी कर रहा है उस हिसाब से आपकी जो ये पल्स की विड्थ है वो वेरी करेगी। नाउ कैसे होगा ये? फॉर दैट वी कैन टेक एन एग्जांपल। हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसमें हमने यहाँ पर मान लेते हैं कि एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल लिया और हमने कुछ पल्सेस ली। देखिए, जब भी पल्स ली जा रही है या पल्स एम्पलीट्यूड हो, चाहे पल्स विड्थ हो, चाहे पल्स पोजीशन हो, द बेसिक रिक्वायरमेंट इज कि हमारा ये कैरियर जो सिग्नल है जिसे हम CT कहते आए हैं, ये कैरियर सिग्नल जो है उसमें जो सैम्पलिंग रेट है या जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है और जो रिपीटेशन ऑफ द पल्सेस है, दैट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द नाइक्विस्ट थ्योरम। ये नाइक्विस्ट के हिसाब से फिक्स होना चाहिए, where the gap between the pulses must be TS, where TS is nothing but 1 upon FS and FS is nothing but greater than 2FM, जो कि रखना चाहिए so that एक गार्ड बैंड भी आएगा। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। how much must be the duration between the pulses, that is fixed, which is dependent on the modulating signal. modulating signal की highest frequency जितनी होगी उतने ही आपको नंबर ऑफ सैंपल्स ज्यादा लेने पड़ेंगे। जितने ज्यादा आपके पास मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी की उतने ज्यादा हम सैंपल्स कंसीडर करेंगे। तो एक तो ये पहली चीज ध्यान रखने वाली। नाउ द सेकंड थिंग इज, एज पर द डेफिनेशन विड्थ आपकी वेरी कर रही है किसकी? पल्स की। नाउ देख सकते हैं दिस इज द पल्स एंड वंस द एम्पलीट्यूड इज इंक्रीजिंग, यहाँ पे अभी इंक्रीजिंग में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, ये निगेटिव डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इट इज इंक्रीजिंग, सो द विड्थ ऑफ द पल्स, यहाँ पे सबसे पहले जो पल्स का राइट जिसे हम लीडिंग एज कहते हैं, दैट विल बी फिक्स्ड। ये लीडिंग एज अपनी जगह पे रहेगी। ओनली द राइट एज जिसे हम ट्रेलिंग एज कहते हैं, ये दो एजेस हैं, ये लीडिंग और ये ट्रेलिंग एज, द ट्रेलिंग एज विल मूव। And how that trailing edge will move? The trailing edge will move dependent on the amplitude of the modulating signal MT. यहाँ पे एक जो भी एम्पलीट्यूड है वो एम्पलीट्यूड है अभी इंक्रीजिंग है, बहुत ज्यादा नहीं है, सो देयर विल बी अ स्लाइट इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ द पल्स। बहुत स्लाइट इंक्रीज होगा, थोड़ा सा ही होगा। Now once the second pulse arrive, here you can see that the amplitude is almost at its peak and that's why the width of the pulse will be much greater. यहाँ पे इसकी width जो है बहुत ज्यादा होगी, बट इन दोनों के बीच का जो गैप रहेगा वो TS ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता और उससे कम तो रखना ही नहीं है, नहीं तो वो नाइक्विस्ट थ्योरम नहीं फॉलो करेगा। सिमिलरली यहाँ पर देख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड जो है अब थोड़ा सा डिक्रीजिंग मोड में, अगेन द विड्थ ऑफ द पल्स विल बी ग्रेटर देन दिस बट लेसर देन दिस, इससे कम होगी और जो भी पल्सेस है उसकी पहली प्रायर कंडीशन से ये कम हो सकती है, सो इट विल बी लाइक दिस। एंड अगेन एवरी टाइम मैं ये पहली एज जो है जो कि इसकी लीडिंग एज है वो सेम रख रही हूं और यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत डिक्रीज हो रहा है, सो अगेन द एम्पलीट्यूड विल बी लेस। यहाँ पे बढ़ रहा है, पीक पे आ रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, किसके कंपैरिजन में? इसके कंपैरिजन में कम हो रहा है, कम हो रहा है। नाउ वंस इट विल बी निगेटिव, अब यहाँ निगेटिव साइड में क्या होगा? आप देख पाएंगे कि सिग्नल जो है निगेटिव साइड में जा रहा है, कौन सा? एम्प्टी, बट द पल्स इज नॉट गोइंग इन द निगेटिव डायरेक्शन, ओनली देयर विल बी अ चेंज इन द विड्थ। ये जो अपनी विड्थ है उससे थोड़ी इसकी विड्थ कम हो जाएगी, इसकी विड्थ उससे कम हो जाएगी। एंड वंस इट इज एट द पीक, जब ये पीक पे होगा,
सो विड्थ जो है मोस्ट लीस्ट होगी, सबसे कम होगी, और इस तरीके से ये जो एम्पलीट्यूड है ये अभी भी क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि विड्थ, इसकी विड्थ ज्यादा है, ये शो कर रहा है कि एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है। इसकी इससे कम है मतलब इससे कम एम्पलीट्यूड है, इसकी इससे कम है मतलब इससे कम है, एंड सो ऑन। यहाँ पर लीस्ट है, यहाँ पे मैक्सिमम है। सो दिस मैक्सिमम गैप इज रिप्रेजेंटिंग द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, एंड द लीस्ट गैप और लीस्ट गैप इन बिटवीन द लीडिंग एंड ट्रेलिंग एज इज रिप्रेजेंटिंग, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे पीक जो है निगेटिव आया हुआ है। तो इस तरीके से पॉजिटिव निगेटिव पीक किस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, इट इज रिप्रेजेंटेड इन अ फॉर्म ऑफ width ऑफ द पल्स, एंड दैट्स व्हाई दिस होल प्रोसेस इज नोन एज पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। नाउ ये तो हो गया बेसिक कंसेप्ट। हमें ये हमें चाहते हैं, हम करना चाहते हैं कि हमारे पास एक तो आपके पास मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हो एमटी, एक कैरियर सिग्नल हो, और उससे हम ये ऐसी वेरिंग विड्थ की पल्सेस क्या कर पाए, जनरेट कर पाए। और वेरी किसके हिसाब से करें, वो एम्पलीट्यूड के हिसाब से करें। एंड फॉर दैट वी कैन हैव अ सर्किट विच इज नोन एज अ PWM जनरेटर और PWM जनरेशन टेक्निक, इन विच वी आर हैविंग वन, ये PWM आउटपुट यहाँ पे मिलेगा। हमारे पास एक कंपैरेटर होगा, दिस कंपैरेटर कुड बी इलेक्ट्रॉनिक कंपैरेटर, हम जो इलेक्ट्रॉनिक कंपैरेटर जिसको आप ट्रांजिस्टर से बना सकते हैं सिंपली, या फिर अगर हम बात करें तो हमारे पास आईसी बेस्ड कंपैरेटर्स है। और ये एक आईसी बेस्ड कंपैरेटर हमने लिया है जिसमें कि यहाँ पर दो नोड्स होते हैं या दो इनपुट एंड्स होते हैं, वन इज नोन एज इन्वर्टिंग एंड एंड अदर इज नोन एज नॉन इन्वर्टिंग एंड। ये जो निगेटिव वाला रहेगा वो कहलाता है नॉन इन्वर्टिंग एंड, और ये जो पॉजिटिव है इसे कहा जाता है नॉन इन्वर्टिंग, और इसे कहा जाता है इन्वर्टिंग। ये नॉन इन्वर्टिंग एंड है और ये इन्वर्टिंग एंड। हम इस नॉन इन्वर्टिंग एंड पे देंगे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो कि एम्प्टी है, यहां पे हम देंगे। और जो दूसरा एंड है जो कि इन्वर्टिंग एंड है, उस पे हम एक सॉ टूथ सिग्नल देना चाहते हैं, एंड फॉर दैट हम एक सॉ टूथ वेव जनरेटर यहां पर यूज करेंगे। अब हम इसके हेल्प से हम यहाँ पर PWM जो ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट है, इसे हम जनरेट करना चाहते हैं, वो हम इस सर्किट के थ्रू इससे हम PWM आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। एंड फॉर दैट यू कैन सी इन द डायग्राम, आप डायग्राम में देख सकते हैं जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। वहां पर आपके पास दो सिग्नल है। सबसे पहला नंबर का सिग्नल जो टॉप पे बना है वो एक सॉ टूथ सिग्नल है, जो दूसरे नंबर पे बना है वो एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, एंड द थर्ड वन इज द PWM आउटपुट। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें अभी हम कैसे ये PWM आउटपुट जनरेट हुआ वो देखेंगे। देख सकते हैं कि इनपुट जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है वो एक वेरिंग सिग्नल है, कंटिन्यूअसली वेरिंग सिग्नल है, और जो कंपैरेटर हमने यूज किया है जिसका काम है दो सिग्नल्स का कंपैरिजन करना, तो वो इन दो सिग्नल सॉ टूथ और जो आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उन्हें कंपेयर कर रहा है। कंपेयर करेगा इट मींस अगर नॉन इन्वर्टिंग एंड पे अगर वोल्टेज ज्यादा होगा तो एक निगेटिव वोल्टेज आउटपुट पे जनरेट किया जाएगा, और अगर एक नॉन इन्वर्टिंग एंड पे अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो पॉजिटिव वोल्टेज, और अगर इन्वर्टिंग एंड पे एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो निगेटिव वोल्टेज। इस तरीके का ये जनरेशन होना है। अब हम कंपेयर कर रहे हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं एट द स्टार्ट लेफ्ट कॉर्नर पे देखिए, जहां पर कि आपका जो सॉ टूथ सिग्नल है इट इज गोइंग फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव साइड इन अ रैम्प। आप इसका रैम्प देख सकते हैं, वो निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। एट द ओरिजिन, सबसे पहले स्टार्टिंग में देखें, वेयर यू कैन सी दैट द इनपुट सिग्नल जो भी आपको मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है वो उससे ज्यादा है। ज्यादा क्यों है? क्योंकि सॉटूथ सिग्नल कैसा था, निगेटिव था, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पर आउटपुट जो मिलेगा दैट आउटपुट इज, हम पहले का कंपैरिजन कंसिडरेशन कर रहे हैं कि वो पॉजिटिव था। जैसे ही वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और सॉ टूथ में कंपेयर कर रहा है तो देख सकते हैं कि सॉ टूथ का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो गया, बढ़ गया है एज कंपेयर टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो कि आपके नॉन इन्वर्टिंग एंड पे। जैसे ही इन्वर्टिंग का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा तो एक फिक्स्ड जो भी सिग्नल होगा वो एक फिक्स्ड पर्टिकुलर वोल्टेज का जो कि निगेटिव है, वो आप देख सकते हैं कि निगेटिव पल्स जनरेट हो रही है। अब ये निगेटिव पल्स जो है ये चलती रहेगी कब तक, जब तक कि आपका सॉ टूथ सिग्नल का
एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल से ज्यादा है, तब तक ये निगेटिव पल्स क्या रहेगी, बनी रहेगी। अब आप देख सकते हैं कि जहां पर आपका सॉ टूथ पल्स का पीक आ जाता है, वहां पर जाकर के क्या हो रहा है कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, क्योंकि सॉटूथ पल्स का पीक का मतलब ये है कि इट इज गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव सडनली। आप एक शार्प एज देख सकते हैं, पहले एक स्लैंट सिग्नल है और एकदम स्ट्रेट लाइन है। वो स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि इट रीचेस टू इट्स पीक एंड देन कम डायरेक्टली टू इट्स निगेटिव पीक, मतलब सिग्नल का वोल्टेज जो कि सॉटूथ सिग्नल था वो निगेटिव वोल्टेज हो गया है। वहीं पर आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्या है, इट इज पॉजिटिव एंड एट अ हायर एंड। और क्योंकि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कहां पे आपने अप्लाई किया है, नॉन इन्वर्टिंग एंड पे, इसलिए जो पल्स है वो आप किस डायरेक्शन में मूव करेगी, निगेटिव से पॉजिटिव चली गई। एंड इट विल रिमेन, कहां तक रहेगी वो पॉजिटिव पे, कब तक बनी रहेगी, जब तक कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का वोल्टेज सॉ टूथ से ज्यादा है। आप आगे देख सकते हैं, दो डैश्ड लाइन से दिखाया हुआ है कि पहली डैश्ड लाइन पे आप देखिए कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो है उसका जो एम्पलीट्यूड है वहां रैंप से क्या हो गया है, कम हो गया है इन द फर्स्ट डैश लाइन। जैसे ही वो कम हुआ तो क्या हुआ, जैसे ही कम हुआ तो इन्वर्टिंग का ज्यादा हो गया और नॉन इन्वर्टिंग का कम हो गया, सो द पल्स गोज इन द निगेटिव डायरेक्शन। जैसे ही वो निगेटिव डायरेक्शन में गई फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, वैसे ही फिर से आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ग्रेटर देन सॉटूथ हो गया, क्योंकि सॉटूथ की क्या आ गई, फिर से एज आ गई, शार्प एज, जहां वो पॉजिटिव से निगेटिव चला गया। एंड दैट्स व्हाई अगेन द वोल्टेज गोज इनटू द पॉजिटिव डायरेक्शन। तो ये प्रोसेस आप पूरा देख पा रहे हैं कि ये निगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है। और इसके कंपैरिजन में यू कैन सी दैट द पल्सेस, जो पल्सेस जनरेट हो रही है, दे आर ऑल ऑफ वेरिंग विड्थ। क्योंकि अभी हम पॉजिटिव साइड के एम्पलीट्यूड्स की बात कर रहे थे, वहां तक आप देख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड जो पल्सेस का है वो बढ़ रहा है। जहां पर पीक आया था वहां पर सबसे ज्यादा है, जैसा कि हम अभी डिस्कस कर चुके थे। वंस वी गो इन द डायरेक्शन वेयर द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, आप देख सकते हैं कि जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ओरिजिन के नीचे, मतलब जीरो के नीचे, एक्सिस के नीचे जा रहा है, तो वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर आप पल्सेस की विड्थ देखिए, कंपैरिजन वही चल रहा है, इट इज गोइंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन एंड देन अगेन इन द निगेटिव डायरेक्शन। मतलब या तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बड़ा हो रहा है तो आपको पॉजिटिव पल्स मिल रही है, और अगर निगेटिव सिग्नल मतलब सॉटूथ सिग्नल बड़ा हो रहा है तो निगेटिव आउटपुट मिल रहा है, इसका मतलब पल्स इज गोइंग इन टू द निगेटिव डायरेक्शन। बट कितने ड्यूरेशन के लिए वो निगेटिव रह रही है या कितने ड्यूरेशन के लिए वो पॉजिटिव रह रही है, इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द कंपैरिजन ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एंड द सॉटूथ सिग्नल। एंड अकॉर्डिंगली जहां पर आप देख सकते हैं कि निगेटिव पीक आया हुआ है इनपुट का, वहां पर पल्स की जो विड्थ है वो सबसे कम है, द लीस्ट। और जब वो थोड़ा सा और आगे बढ़ गया है तो कंपैरिजन करने के बाद बावजूद आप देख सकते हैं कि उसकी विड्थ जो है, जो पीक पे मिनिमम थी उससे थोड़ी बढ़ गई है, और उसके अगली जो सबसे आखिरी पल्स है जो राइट साइड पे बनी हुई है, उसका आप देख सकेंगे ड्यूरेशन कंपैरेटिवली पहले की दो पल्सेस से ज्यादा है। व्हाट इट इज इंडिकेटिंग, ये इंडिकेट कर रहा है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का बढ़ रहा है किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। सो ये जो पूरा डायग्राम है, इससे आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगा कि हाउ द कंपैरेटर इज कंपेयरिंग द टू सिग्नल्स, वन विच इज अप्लाइड एट द नॉन इन्वर्टिंग एंड जो कि आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, और दूसरा जो कि एक सॉ टूथ सिग्नल है। तो ये वेवफॉर्म जो है कंप्लीट जो है वो पीडब्ल्यूएम आउटपुट आपको जनरेट करके दे देगी। नाउ सो ये था आपका पूरा का पूरा पीडब्ल्यूएम जनरेटेड सिग्नल। अब हम पीडब्ल्यूएम के एडवांटेजेस देखते हैं। जो सबसे पहला एडवांटेज है पीडब्ल्यूएम का, वो है कि इफेक्ट ऑफ नॉइज जो है वो लीस्ट होता है इसमें, लीस्ट, या मैं कह सकती हूँ कि वेरी लेस। अब ये नॉइज इम्यूनिटी इसकी ज्यादा क्यों है, इसका एक बहुत ही स्पेसिफिक रीजन है कि नॉइज ऑलवेज अफेक्ट, किसको अफेक्ट करता है, द वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड। यहाँ पर एम्पलीट्यूड देखिए सारी पल्सेस का सेम है, इसलिए इसकी नॉइज इम्यूनिटी बेहतर है। ओनली जो इंफॉर्मेशन है वो किस में छुपी हुई है, विड्थ में छुपी हुई है, विड्थ में है। एंड दैट्स व्हाई ये जो है, अगर PAM से कंपेयर करें विथ रिस्पेक्ट टू द PM, इसमें जो इफेक्ट ऑफ नॉइज है वो बहुत ही कम होगा एज कंपेयर टू PM। एंड दैट्स व्हाई यू कैन से कि
हाईली नॉइज इम्यून टेक्निक है, PWM बहुत अच्छी नॉइज इम्यून टेक्निक। नाउ द सेकंड थिंग इज द प्रॉब्लम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, जो कि अगर आप स्पेशली PPM से अगर हम कंपेयर करें तो वहां पर सिंक्रोनाइजेशन बहुत जरूरी होता है। क्यों सिंक्रोनाइजेशन जरूरी होता है? क्योंकि उसमें जो फर्स्ट ये लीडिंग एज है उसकी पोजीशन जो है वो फिक्स होनी चाहिए, तभी जाके ट्रेलिंग एज की पोजीशन हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ये PPM का कंसेप्ट है। यहाँ पर इस तरीके की कोई कंडीशन नहीं, क्योंकि हम पूरी की पूरी विड्थ, जिसकी विड्थ डिफरेंट डिफरेंट है, उसे ही हम क्या करते हैं, भेजते हैं। और तीसरा है कि वंस PWM सिग्नल को हम वहां पर रिकवर करते हैं या डिटेक्शन सर्किट में यूज करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हम इन PWM पल्सेस को क्या करें, रिकंस्ट्रक्ट करें, पहले से इन्हें क्या कर पाए, रिकंस्ट्रक्ट कर पाए। और रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन अगर चैनल पे कहीं नॉइज इसमें ऐड हो गई है तो वो नॉइज क्या होती है, इलिमिनेट हो जाती है रिकंस्ट्रक्शन के दौरान। इसलिए इसकी जो नॉइज इम्यूनिटी वो और बेटर हो जाती है। अगर आप पीएम को कंपेयर करें इससे, तो पीएम में ये ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप इन पल्सेस को रिकंस्ट्रक्ट करें या कुछ और करें, सिंपली वहां पे एम्पलीफाई करना पड़ता है। और तो एम्पलीफिकेशन मतलब आपने नॉइज आई हुई सिग्नल को और एम्पलीफाई कर दिया, तो नॉइज भी साथ में एम्पलीफाई हो गई। हियर we are having one advantage कि we can separate out the noise by the process of reconstruction. So ये इसके एडवांटेज है। अगर कोई प्रोसेस है जिसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो पूरी प्रोसेस है उसमें ये जो वेरिंग विड्थ ऑफ पल्सेस है, जिसमें अगर आप बात करें पावर की तो अलग अलग विड्थ में अलग अलग पावर कंटेंट रहेगा। और ऐसे वेरिंग पावर्स को जब जब हम भेजना चाहते हैं तो जो हमारी जो एवरेज पावर हम भेजते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, वो कितनी होगी वो हम निकालना पड़ता है, या उसे हमें क्या करना पड़ता है, कंसिडर करना पड़ता है, हैंडल करना पड़ता है, ताकि क्या कर पाए कि हम मतलब हमें पता होना चाहिए कि मैक्सिमम विड्थ कितनी जा रही है और मिनिमम विड्थ कितनी जा रही है, तभी जाके हम एवरेज पावर कितनी ट्रांसमिट करना है वो निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा ये जो है कि वेरिंग पावर आपको ट्रांसमिट करनी है। और अगर हमें कोई भी वेव फॉर्म डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन मतलब अगर शेप में कुछ भी डिस्टॉर्शन होता है, शेप में चेंज होता है, वो अगर हम अवॉइड करना चाहते हैं तो उसको अगर हम PAM से कंपेयर करें जहां पर विड्थ सबकी कांस्टेंट रहती है, तो जो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट PWM की अगर PM से कंपेयर करें सो हायर एंड पे रहती है, ज्यादा रिक्वायर्ड है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है कि एक तो वेरिंग पावर आपको भेजनी है जिसमें मैक्सिमम पावर या एवरेज पावर आपको कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल पड़ता है, और बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट एज कंपेयर टू PM ज्यादा होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट PWM। कैसे इसको आपने मतलब पहले कैसे PWM होता है, कैसे आप इसको जनरेट कर सकते हैं यूजिंग द वेवफॉर्म दैट आल्सो वी हैव सीन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस।